ईशा। अमीषा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन है जो पर्यूषण पर्व के अनुभव को शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ उठाए। कितने लोगों ने पर्यूषण पर्व? ओके, आकृति जी के पास चलते हैं, उसके बाद रश्मि जी के पास चलेंगे। आकृति जी आप अपनी बात रखें। नीरज जी आकृति जी को स्पॉटलाइट कर सकते हैं? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र सर। मैंने पर्यूषण पर्व पे प्रोग्राम कराया था, अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें मेरे पापा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोलने के लिए मौका दिया। पूरा कार्यक्रम मैंने संभाला था, मैंने मंच संचालन किया था। मैंने पहले भी काफी बार कराया, बट पहले ये रहता था ना, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ये रहता था कि कोई कुछ बोलेगा, अगर मैं कराऊंगी थोड़ा बहुत गलत हो गया या कुछ चीज सही नहीं रही तो और लोग क्या बोलेंगे। बट इस बार मैंने इतने आत्मविश्वास के साथ सारा काम संभाला था कि मुझे मतलब पर्सनली भी काफी लोगों के कॉल भी आए, मैसेज भी आए, और सामने से भी आंटी लोगों ने बोला कि बेटा तुम आगे आया करो, तुम बहुत अच्छे से बोलती हो, और हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे हम उसमें तुम्हें अपने मंच संचालन का मौका भी देंगे। और कवि सम्मेलन में भी मुझे पब्लिक डिमांड पे ही बुलाया गया था। यहाँ पे कवि सम्मेलन था क्षमावाणी वाले दिन, एक शाम क्षमावाणी के नाम, उसमें भी मुझे बोलने का मौका दिया गया था। आंटी और भैया लोगों ने ही मेरा नाम पहले से ही दिया था, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि मैं खुद से लिखती भी हूँ, मैं अपनी कविताएं भी लिखती हूँ। बट जब उन्हें पता चला ना, तो उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन में भी बोलने का मौका दिया यहाँ के समाज के लोगों ने। मतलब मैं एक शब्द में यही बोलूंगी कि मैं बहुत आत्मविश्वास से मैंने ये सारा काम किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। बहुत अच्छा और आकृति। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ये पूरे जेएसएस परिवार की बात है हाँ सर, सबको है मैं ना? बहुत बहुत हमारे धन्यवाद देना चाहूंगी। नीरज जी, संकित जी, हमारे कमल सर, सभी को लेके ये सब लोग काम कर रहे हैं, तब जाके ये एक प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बना है। यस सर। सर अभी तक मैं बोलती थी, मतलब कराते थे, एक दो बार बोला भी, यहाँ भजन भी। अभी यहाँ पे मुझे एक दिन मंगलाचरण के लिए रैंडमली बुला लिया, तो मैं भूल गई थी। बट उस टाइम भी मैंने ऐसा फील नहीं होने दिया लोगों को कि मैं भूल गई। मैंने मतलब दूसरा स्टेंजा स्टार्ट कर दिया, तो लोगों की फीलिंग हो कि मैं भूल गई। मतलब वहां पे मुझे ये नहीं लगा कि मैं भूल गई तो मैं यहाँ से भाग जाऊं या कुछ भी। मैंने वहां पे भी मतलब वो फील नहीं होने दिया किसी को कि मैंने भूल गई या कुछ भी। बढ़िया आकृति जी, बहुत अच्छा। और आपने मतलब आपकी प्रतिभा की लोगों को पहचान हुई और उसके आधार पे आपको मौका मिला और आप और अच्छे से कर पाए कॉन्फिडेंटली, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अवसर के रूप में बदल गया। अब आने वाले अवसरों में आपको मंच संचालन के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कविता कहने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हुई है आपके जीवन में जेएसएस के माध्यम से। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ और हम सभी शिक्षक मित्र आकृति जी के लिए तालियां जरूर बजा सर सकते मैं भी मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि कब मुझे बोलने का मौका मिले यहाँ हैं। जीएसएस मीटिंग का। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि पर्यूषण पर्व में जिन लोगों ने दिल से काम किया है ना, उनके लिए तो मतलब बहने की अभी बात है कि भाई हमें कब मौका मिले हम अपना अनुभव बताएं। बहुत अच्छा लगा आकृति जी आपको सुन के, और मैं चाहता हूं कि आप पर्यूषण पर्व का अपना ये अनुभव का वीडियो भी बनाएं। जितने भी लोगों ने पर्यूषण पर्व में बढ़िया काम किया है, अपना एक वीडियो जरूर बनाएं और अपने ग्रुप में रखें। आप मैंने प्रेरणा वीडियो ग्रुप भी में शेयर तो, किया था सर। हाँ, तो प्रेरणा ग्रुप में वो वीडियो जरूर शेयर करें कि मेरा पर्यूषण पर्व का अनुभव इस तरह से। ठीक है? ठीक है आकृति जी? यस सर। है ना? तो मैं वेट करूंगा और मैं अभी आगे बढ़ूं उससे पहले मैं वेट कर रहा था कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे ग्रुप में काफी सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं। वहाँ का माहौल भी इतना अच्छा नहीं है। डेंगू, मलेरिया, सर्दी जुकाम ये एक आम बात हो गई है। आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। और अभी इतने लोग जुड़ गए हैं तो हम सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। मैं अपने और बाकी सारे मित्रों के जो अनुभव है वो हम बाद में शेयर करते हैं। तो नीरज जी सबसे पहले कौन जुड़ा था? नीरज जी?
नीरज जी। जी सर। चल, हाँ, सबसे पहले कौन जुड़ा था तो उनको हम सॉरी सर, आज हम ध्यान नहीं दे पाए हैं कौन जुड़ा। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से सुरभि जी आप सबसे पहले जुड़े थे या आकृति जी? इसलिए सर मंगलाचरण के लिए। हाँ हाँ। चलिए आज हम ही करते हैं मंगलाचरण। अच्छा, देखिए हम सबको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे ग्रुप से जो भी व्यक्ति सबसे पहला सत्र के लिए लॉगिन होगा उनको मंगलाचरण का मौका दिया जाएगा। तो आप सभी ऐसा प्रयास करें कि आपको भी हर बार मौका, यानी अलग अलग बार सभी को मौका मिले, इस तरह से आप जुड़े ताकि आप सबकी जो मन की जो श्रद्धा है, जो एक भावना है, वो और प्रबल हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ नीरज जी। जी मुझे शेयरिंग का राइट्स नहीं है, आप शेयरिंग जी का होस्ट बना दीजिए। जी डन। धन्यवाद। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथ को जोड़ लेंगे और मैं मंगलाष्टक की पंक्तियों का वाचन करूंगा। मंगलाचरण स्वरूप बोले महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वत्पादनिखेन्देवा प्रवचिनाम् बोधिन्देवाय स्थायिना ते सर्वे जिनिषिद्धशूरिनुकिता ते पाठिका सादिवा ते स्तोत्यायो विजनश्च पञ्चगुरिवा कुर्वन्तु ते मंगिलम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर। पर्यूषण की बाद ये हमारा पहला मौका है कि हम और आप रूबरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उत्तम क्षमा कहूँगा और आपके लिए बता दें कि जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है वो है विधिवत और नियत चलेगा। निष्ठा से सफलता आज हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो टॉपिक है उसे आप सभी को समझना है और अपने उसमें अमल भी करना है। आपको प्रेरणा ग्रुप में जो आपका ग्रुप है प्रेरणा, उसमें बराबर आपके लिए अपनी प्रतिक्रिया जैसी आप पहले देते आए हैं, जैसी आपके लिए प्रतिक्रिया देनी है, समय का विशेष ध्यान रखना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं कमल सर को इनवाइट करूंगा। कमल सर, पर्यूषण पर्व के बाद ये हमारा पहला सत्र आज शुरू हो रहा है, तो आप अपनी दो बात रख सकते हैं। कमल सर, ठीक है, चलिए वो अभी कनेक्ट होंगे तो तुरंत जुड़ेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी आप अपना अनुभव शेयर करें। नीरज जी आप उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा। और मंजरी जी, रूबी जी, स्वेच्छा जी, अदिति जी, महक जी, अमीषा जी, आयुषी जी और दीपा जी, आप अपना वीडियो जरूर चालू रखें, आप हमें दर्शन दें।
अगर मैं अपना वीडियो बंद रख के बात करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है और बात करनी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ स्वेच्छा जी कि आप ट्रेन में हैं, आप अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो चलेगा, बट बाकी सारे मित्र जो घर पे है वो ऑन कर सकते हैं। रश्मि जी, आप अपना अनुभव शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, जैसे कि आपने बोला था कि 10 लक्षण पर्व में किसी ना किसी को किसी ना किसी टॉपिक को लेके बात करनी है और जिसमें जीएसएस के बारे में बताना है। तो मैंने जैसे कि 10 लक्षण में कार्यक्रम होता है तो सारा कुछ पार्टिसिपेट करना तो एक नॉर्मल सी बात है कि पार्टिसिपेट करना ही था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था कि जीएसएस के बारे में बताना और सबको मतलब बताना जताना कि कैसे क्या जीएसएस में हम लोग कर रहे हैं और कैसी प्रेरणा पा रहे हैं और कैसे आप भी आगे बढ़ के प्रेरणा पा सकते हैं। तो सर, मैंने ऐसे छोटा सा बोला था 3-4 मिनट के लिए, उसमें मैंने अनुशासन के बारे में बोला था कि कैसे हमें अनुशासन के बारे में बताया गया है और कैसे हम अपने मतलब अनुशासन के साथ अपने कार्य को हासिल कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें दो पंक्तियों के बारे में मतलब बोला था कि हमें जो मतलब जो अपनी झूठी तारीफ करता है उनकी उनकी बातों को न ध्यान दे के जो आपकी बुराई करता है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि तारीफ तो हर कोई किया करता है लेकिन बुराई कोई कोई किया करता है। इसके साथ मैंने अनुशासन के बारे में बोला और उन्हें समझाया कि मैं जीएसएस में जुड़ी हुई हूँ, जिसके साथ मुझे वैभव सर और बाकी टीम ने सपोर्ट किया, जिसके चलते मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ और इतना कुछ बता पा रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अनुशासन जैसे कि उसमें परवरिश के बारे में बताया कि अगर आपके माता पिता आपको पूर्ण परवरिश नहीं देंगे और आपके माता पिता आपके नाम से कोई नहीं जानेगा, आपके माता पिता की परवरिश के नाम से जानेगा। जैसे कि आपके माता पिता आपको किस प्रकार से सलीका तरीका सिखा रहे हैं, उसके उसके तहत आपके लिए कोई मतलब प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर माता पिता भी है तो वो सिर्फ पैसे के थ्रू सम्मान दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो सर, मैंने इसके बारे में बताया। साथ ही साथ उसमें आरती सजाओ प्रतियोगिता वगैरह थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, आरती सजाई। उसमें आरती के साथ नृत्य प्रतियोगिता रही तो नृत्य प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया और किसकी बिना झिझक के कि मैं कर सकती हूँ इस चीज सबको बताई। और साथ ही साथ आंटी लोग हैं जो कि पढ़ाती हैं, उनको भी मतलब बताया कि आप भी ऐड हो सकती हैं, आप कैसे अपने मतलब बच्चों को और अच्छे अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करा सकती हैं। तो मेरे मोहल्ले में एक आंटी हैं, तो वो बोल रही थी कि मुझे ऐड होना है। तो मैंने कहा मैं पहले उनका उनका ये क्लियर कर लूंगी कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो मैं उसके बाद आपको ऐड करा दूंगी, क्योंकि मेरे को एज लिमिट का आइडिया नहीं है कि कितनी क्या एज लिमिट रहेगी। आप नीरज जी से एक बार बात करवा लें उनकी, ठीक है? ठीक। है हाँ ना? सर। उसका नाम और नंबर उनको भेज दीजिए, बरोबर? हाँ सर। हाँ ना चलिए, सर। बहुत अच्छा। तो आपने अपना अनुभव शेयर किया, सबके सामने रखा। प्रियंका जी, आपकी बारी है, आप जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और अपना अनुभव रखें। आपने वहां क्या बोला, क्या वो नहीं बताना है, बट आपको जो अनुभव हुआ वो जरूर आप बताएं, क्योंकि आपने अच्छा ही बोला है, वो हमें पूरा विश्वास है। बढ़िया रश्मि जी, आपने अच्छी से अपनी बात रखी, शेयर किया सबके साथ। थैंक यू सर। नीरज जी, प्रियंका जी को स्पॉटलाइट करेंगे। प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, अनम्यूट है। हाँ, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र, सभी जय- से उत्तम क्षमा। हाँ सर, मैंने पर्यूषण पर्व में 10 दिन जो भी कार्यक्रम हुए उसमें पार्टिसिपेट भी किया, बहुत अच्छा भी लगा। और अभी 2 साल से मैं अपने यहाँ के पर्यूषण नहीं मना पा रही थी, इस बार मनाए भी बहुत अच्छा भी लगा। और जो आपने कर दिया था वो हमारे यहाँ 2 लड़कियां और हैं, हम तीनों ने मिलकर किया भी था और बहुत अच्छे से हुआ भी था। हमने मतलब होस्ट किया था और उसके बारे में बताया भी था, लास्ट तक किया था। बस वीडियो बना है सर वो, लेकिन भेज नहीं पाए क्योंकि मेरे पास मिली नहीं अब तक। अच्छा, तो आप और जरूर जब भी हाँ। वीडियो आए तो आपके जो सह प्रशिक्षक है उनको पहले भेजना और उनके ग्रुप में रख देना, उनके माध्यम जी से जी सर। ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? जी सर। चलिए, हम बढ़िया। लोगों ने तो पूरा मतलब हाँ। नाटक भी करवाया था।
किया था पर्यूषण पर्व, तो वो मतलब बहुत अच्छे से किया। जैसे विद्यालय का कार्यक्रम करवाया था, पूरे बच्चों ने मिलकर उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैंने उसमें एक मॉडल भी बनाया था, और आरती सजाओ प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। ये सब करके, और एक पेंटिंग भी 10 लक्षण पर बनाई थी। तो इन चारों में मतलब कोई ना कोई स्थान जरूर लगा। मॉडल में प्रथम स्थान मिला था, भजन प्रतियोगिता में लिया था तो उसमें सेकंड प्राइज मिला था, और इसमें पेंटिंग में थर्ड प्राइज मिला था, और उसमें विद्यालय के बच्चों को तो सबको ही दिया था हम लोगों ने। और उसी के मतलब बाद मतलब एक उसमें नाटक करवाया था, जिसमें मतलब कैसे अपने बच्चों को जागरूक करना है, और ये सब उसमें, और कैसे अनुशासन में रहना है, ये सब उसमें शामिल किया था। बच्चों के द्वारा हम लोगों ने मतलब जागरूकता मतलब उसके बारे में बताने की कोशिश की थी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया सुनीता जी। आप इतनी उम्र में इतना सारा कार्य कर रहे हैं, सभी के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव सकारात्मक जो तरंगे है वो बह रही है। बढ़िया। हम अभी सुरभि जी के पास चलते हैं और उसके बाद हम सत्र की शुरुआत करेंगे। सुरभि जी सागर से अपनी बात रखें जल्दी से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने पर्यूषण पर्व पर फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया है, और सर JSS की वजह से ही मैं पार्टिसिपेट कर पाई हूँ। मेरा आत्मविश्वास आप ही लोगों की वजह से बढ़ा हुआ है। तो मैंने एक नाटक टाइप का कराया हुआ था, जिसमें मैंने JSS की बात बताई थी, वो क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, तो अपनी एक बात रखी। तो सर मुझे अच्छा, वो आपने नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया था? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरभि जी। हाँ सर, मैंने और अपने ग्रुप की वो यशी जैन है, उसने मैंने दोनों ने बताया हुआ था उस बारे में। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं अपनी बात कितने अच्छे से रख पाई हूँ सबके सामने, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। मैं सबके सामने बहुत अच्छे से बात रख पाई, और सभी ने मुझे मेरी तारीफ की कि तुमने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी और बिना डरे बोला। तो धन्यवाद सर, आपका भी और JSS का भी। बढ़िया। तो आपके अंदर की वो जो झिझक थी वो दूर हो गई, अब आत्मविश्वास हाँ, बढ़ गया। सब बहुत ज्यादा। और मतलब आप, हाँ बताइए। हाँ, अभी कोई कह देना कि तुमको ये करना है तो बिना सोचे समझे कर दूंगी मैं। नहीं, सोचना समझना तो है। देखिए भाई, आप ऐसा मत कर दो, कोई बोले नहीं कि भाई नहीं कुएं में कूद जाओ और आप कूद नहीं गई नहीं तो नाम हमारा आ जाएगा, है नहीं ना? नहीं कोई सोचना और समझना तो चालू ही रखना है। ये है। मतलब परफॉर्मेंस के लिए बोला मैंने। मैं समझ गया, मैं मजाक कर रहा था। यस मुझे सर। पता है कि आप उतने समझदार तो है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट बहुत अच्छा लगा, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपको ये पर्यूषण पर्व आपके लिए अवसर में बदल गया, और आपने अपने में कुछ नया पाया। आपकी हिम्मत बढ़ गई, आत्मविश्वास बढ़ गया, और आप अभी कुछ भी कर सकते हैं ऐसा एक विश्वास आपको हो गया है। तो ये सभी के लिए प्रेरणा की बात है, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और ये बात आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगी, ये आप जरूर देख पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा। सभी मित्रों को, जिन जिन मित्रों ने पर्यूषण पर्व में भाग लिया है और वो अपना शेयरिंग नहीं कर पाए हैं, तो आप अपना वीडियो बनाकर जरूर अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने सब प्रशिक्षक को भी बताएं आप में क्या बदलाव आया है, आपने अपने अंदर क्या नया पाया है, वो जरूर बताएं। मैं करीब करीब 6-7 लोगों को अभी सुना, उसमें मैं ये देख पाया कि आपके अंदर भी कुछ चीजें बदल रही है जो आपको और ज्यादा उत्साहित और प्रेरित कर रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये आपने खुद किया था। हम JSS का एक प्लेटफॉर्म था, और उन्होंने एक आह्वान किया था कि आप अपनी बात इस माध्यम से पर्यूषण पर्व को अवसर में बदलते हुए बताए, और आपने इस चुनौती का स्वीकार किया और ये बढ़िया काम हो पाया। तो मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, जिन जिन लोगों ने अपनी बात आज रखी और यहाँ शेयर किया। हमारे साथ विजय सर भी जुड़े हैं। सर, पर्यूषण पर्व के बाद का ये हमारा पहला सत्र है, आप अपनी 2 बात रखना चाहेंगे सर? कुछ शुभेच्छाएं हमारे शिक्षक मित्रों को देना चाहते हैं तो।
नीरज जी आप जी चेक कर लीजिए सर है। जी सर, जॉइन है, और हमें लगता है सर जैसे ये एबिलिटी रहेगी तो वो ठीक है, अंत तक अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जरूर। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। कितने लोगों ने दोनों वीडियो देखे हैं जरा बताएं। हम एक एक व्यक्ति का सिर्फ शेयरिंग लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी बात कर ली है। हम सत्र से पहले जो वीडियो भेजते हैं उसमें से किन लोगों ने वीडियो देखे हैं? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रियंका जी ने देखा है, रश्मि जी ने देखा है। ओके, चलिए तो प्रियंका जी एक आप बताइए और रश्मि जी एक बताएंगे, है ना। सभी को वीडियो देखना है, वो वीडियो हमारे सत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बोलिए प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर मैंने फर्स्ट वीडियो जो सचिन तेंदुलकर की थी तो वो देखी और उसमें जाना कि कैसे उन्होंने मतलब घर में सबसे छोटे थे और उनके बड़े भैया जो क्रिकेटर भी थे तो उन्होंने उनसे इंस्पायर हुए कि नहीं ये तो नहीं पता लेकिन उनका शौक था क्रिकेट खेलना तो उन्होंने अपने भाई के बैट से खेलना शुरू किया 5 साल की एज में। फिर उनके भाई को जैसे ही पता चला कि इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो उनके लिए गुरुजी के पास लेके गए कि हाँ खेलने के लिए। और फिर वहां से उनकी शुरुआत हुई थी 11 साढ़े 11 की एज से। और तभी बताया भी गया था कि उनके गुरुजी ने उनके लिए क्या-क्या चेंजेस किए, लेकिन उन्होंने वो चेंजेस अपने एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो अपने हिसाब से ही करते रहे। उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हाँ, मैं आगे तक जा सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। उन 2 मैच भी हारे लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला और उनके लिए भी ज़्यादा नहीं खेलने के लिए मतलब कर पाते थे लेकिन दिया नहीं जाता था कि सभी के लिए मौका मिले। तो ऐसा हम लोगों को भी ऐसा होता है ना कि सभी के लिए मौका मिले इसलिए थोड़ा-थोड़ा सबके लिए और इसके माध्यम से बहुत इंस्पायरिंग थी इसमें, बहुत 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 धन्यवाद। इंस्पायरिंग। हाँ, जी सर। बढ़िया प्रियंका जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। देखो हर एक व्यक्ति की थैंक जो यू सर। सफलता की यात्रा होती है ना, निष्ठा से सफलता की, वो बहुत आसान नहीं होती है। शुरुआत में तो बहुत सारे फेल्योर आते हैं, बहुत सारी ऐसी नाउम्मीदी होती है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें आदमी छोड़ दे, निराश हो जाए, ये सब होता है। पर इसके इसके बाद उसके ऊपर कार्य करते करते एक तरह जब बन जाती है ना, फिर वो विश्वास आ जाता है और फिर उस गति में वो आगे बढ़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी आप अपने आप को अपना दूसरा जो वीडियो है उसके बारे में शेयर कीजिए। नीरज जी उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा। सर जैसे कि सेकंड वीडियो थी अब्राहम लिंकन के बारे में, उसमें बताया कि अब्राहम लिंकन ने कैसे अपनी कम उम्र में कितनी कुछ विपदा सहने के बाद भी अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया, कैसे उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। सबसे बड़ा मतलब उनका मोटिव था दास प्रथा, कि वो कैसे दास प्रथा को खत्म कर सके और वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मतलब परेशानियों को सहते हुए अपने अपनी पढ़ाई को भी, उनके पिताजी का कहना था कि पढ़ाई से ज्यादा वो फार्मर बने, मतलब किसान बन के रहे और जिससे वो अपने कार्य को वो अपने घर का मतलब रोजगार चला सके। लेकिन उनका मन पढ़ाई में था कि वो पढ़ाई करे, इसलिए उनके पिताजी के मना करते हुए भी उन्होंने कारपेंटर का जो उन्होंने बचपन में काम सीखा उसके थ्रू उन्होंने एक नाव बनाई जिससे उन्होंने अपना खुद का एक रोजगार बनाया। साथ ही साथ उन्हें जैसे ही पता चला कि कोई जो रिटायर्ड जज है उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी है तो उन्होंने लॉ की बुक के लिए वही क्या बोलते हैं नदी या तालाब जो भी था उसमें जाके वहां गए और ठंडी ठंडी का टाइम था तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा होने के कारण और उनका नाव का आगे का पार्ट था वो टूट गया। फिर भी उनने कोशिश करते रहे और वहां उन लोग जो जज थे उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे बात की, लेकिन उनने उसके साथ भी उनके साथ एक शर्त आई कि तुम वर्क मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें ओनली किताब पढ़ने को दूंगा। तो उनने उस शर्त को माना और उसने उनने लॉ की पढ़ाई पूरी की। लॉ की पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने अपनी मम्मी को खोया, अपनी मतलब जिससे वो मतलब वो पसंद करती थी उसको खोया। साथ फिर जाके उन्हें जब जाके स्टेप मदर मिली उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया। वो सब लोग बोलते हैं कि स्टेप मदर कुछ नहीं करती, लेकिन बहुत सी स्टेप मदर ऐसी रहती है कि बहुत कुछ करवा सकती हैं।
साथ ही साथ फिर वो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के साथ उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा उसमें वो असफल रहे, वो डिप्रेशन में गए। लेकिन उन्होंने ये मतलब उम्मीद नहीं हारी कि वो नहीं हारेंगे, और उनके दोस्त ने उनका सपोर्ट किया, जाके इलेक्शन जीता और उन्होंने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। और साथ ही साथ उन्हें जो भी चाहिए था उन्होंने सारा कुछ किया। उन्हें यहाँ तक कि फैमिली में भी उनके जो बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके तीनों बच्चों की डेथ हुई। उसके साथ उनके चौथे बच्चे ओनली सेफ रहे। उनने मतलब कहा जाए तो उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी परेशानी झेली, फर्स्ट में परेशानी झेलने के बाद ही बाद में सक्सेस मिलती है। मतलब उसमें था कि जिसको हार प्राप्त होती है उसी को सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई इंसान हार से डर के अपना कार्य को करना छोड़ देगा तो उसे लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका मोटिव यही था कि लाइफ में मतलब पहले हार को देखो, जब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप हार मान गए तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी और आप लाइफ में कुछ गोल हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया रश्मि जी, आपने अच्छे से वीडियो को डिटेल में सबको बताया। शायद जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी पता चल गया। अब्राहम लिंकन की जो स्टोरी है ना वो बहुत प्रेरणादायी है। मतलब उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में मुकाम हासिल किया है वो सबको हमेशा प्रेरित करता है, आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत प्रेरित करेगा। और अब्राहम लिंकन की जो सबसे है ना आपको जानकारी रहनी चाहिए कि वो सारे इलेक्शन में फेल होते थे, सब हार जाते थे, बट फिर भी वो अपनी जो नैतिकता थी उसमें बने रहे, नैतिकता से लोगों के साथ व्यवहार करते रहे और अपना कार्य करते रहे, लोगों का विश्वास जीते रहे और अंत में एक ऐसे महान राष्ट्रपति बने कि वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। और ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने राष्ट्रपति होते हुए किया कि सबसे बड़ा स्टेच्यू अमेरिका में उनका लगा है। उनका एक अलग से कक्ष है व्हाइट हाउस में, और वो व्हाइट हाउस में जो कक्ष है वो सभी प्रवासी जब जाते हैं, दूसरे देशों के जो मिनिस्टर जाते हैं तो उनको वहां ले जाया जाता है और उनके बारे में बातें बताई जाती है। तो ये बहुत प्रेरणा देने वाला एक व्यक्तित्व था और वो आज भी सभी को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आपने अच्छे से डिटेल में बात बताई। और फेल होना ना वो आम बात है, फेलियर को हमें इतना बड़ा नहीं देखना है, फेल होना वो आम बात है। और जो निष्ठा से सफल होते हैं उनके जीवन में फेलियर शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है, बट फिर भी वो अपने कार्य के ऊपर लगे रहते हैं और अंत में वो अपना मुकाम जरूर हासिल करते हैं। तो ये हम उनसे जरूर सीख सकते हैं। तो बढ़िया, मैं आप दोनों को अभिनंदन देता हूं कि आप दोनों ने अपने व्यूज वीडियो के ऊपर रखे। और अब हम सत्र की मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज के सत्र का जो पीपीटी है वो, और हम उसके ऊपर बात करते हैं। सब लोग पीपीटी देख पा रहे हैं? यस और नो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, चलिए तो हम बढ़ रहे हैं आगे। तो थोड़ा रिकैप इस तरह से कर ले कि अब इसमें रिकैप में ऐसा है कि हमने आत्मविश्वास से स्व विकास की बात की, तो ये पूरा पर्युषण पर्व जो है वो आपके लिए इस यात्रा की बात हो गई। यानी ये जो सीखा था वो आपने पर्युषण पर्व में देख लिया। आपके कौशल, शौक, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन, सकारात्मक सोच, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज बातों का जो मिश्रण है वो आपने पर्युषण पर्व में अनुभव कर लिया। आपने अपने आप को चुनौती देकर वो मुकाम हासिल कर लिया। तो ये हमने सबसे पहले सत्र में पढ़ा था, सीखा था। फिर हमने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बात की थी, जिसमें हमने शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और समय सारणी की बात की थी। ग्रुप में से कई लोग नियमित रूप से सुबह भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, वो ग्रुप में मैसेज भी रखते हैं, और ये हमें चालू ही रखना है क्योंकि ये अनुशासन ही हमें और स्थिर, और मजबूत, और फोकस, और ध्यानस्थ और अपने कार्य में सफलता दिलाएगा। तो ये कार्य हमें हमेशा चालू रखना है। आप ग्रुप में से बताएं कितने लोग सुबह योग, प्राणायाम या सेहत के लिए समय दे रहे हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। प्रियंका जी दे रही है, ओके। हाँ, आयुषी जी दे रहे हैं, बढ़िया। रश्मि जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हमें हमेशा अपनी सेहत के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देनी है। बहुत अच्छा आदित्य जी, आयुषी जी, आकृति जी, बढ़िया, बहुत जरूरी है ना। सेहत हमारा फाउंडेशन है, उसी के ऊपर खड़े रह के पूरी दुनिया में हम अपने लक्ष्य को
पार कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो उसका सेहत के ऊपर से ही ज्यादा आगे बढ़ने का हमें सोचना है, हमेशा उसको हमेशा फिट, अपने आप को फिट बनाए रखना है, समय सारणी को फॉलो करना है। फिर हमने देखा प्रतिबद्धता से प्रगति। हमने ये देखा कि हम कहाँ कहाँ किन किन बातों में ज्यादा प्रतिबद्ध है, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हम अपने संबंधों में कहाँ कहाँ प्रतिबद्धता देख पाते हैं और वो प्रतिबद्धता होती क्या है, और उससे क्या हम हासिल करते हैं, और उससे क्या क्या लंबे अवधि में क्या क्या लाभ होते हैं। तो वो सारी बातें हमने देखी। माता पिता को हमने बहुत नजदीक से पहचाना, उनकी प्रतिबद्धता को पहचाना। तो ये हमने यात्रा कर ली है। सफलता मिलेगी कैसे? तो ये सफलता के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मूल में जो है वो शब्द है, वो है निष्ठा। जब तक वो एक भाव है, वो एक हमारा समर्पण है, हम निष्ठा को अलग अलग शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, और ये महसूस करने की बात है। शब्दों में हम अलग अलग भाव के रूप में कह सकते हैं, बट जब ये महसूस होता है, हम कामयाबी जब हासिल करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये सब मुझे हासिल हुआ है, वो निष्ठा के कारण हुआ है, वो काम के प्रति मेरी लगन के कारण हुआ है। तो हम इसको अभी आगे समझते हैं। चलिए, बढ़िया। तो निष्ठा क्या है आपके हिसाब से, आप बताइए चैट बॉक्स में। आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से निष्ठा क्या है। रचना जी कह रही है कि ये एक मेंटल भाव है, ठीक है, ओके, मानसिक भाव है, मन में जो लगन हो। ओके रियंका जी, ठीक है। जो भी मन में जो भी भाव आ रहा है निष्ठा के प्रति, किसी कार्य को निश्चित करना। ओके विधि जी, ईमानदारी से कार्य करना। बढ़िया आदित्य जी। निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय। बहुत अच्छा टीना जी, सही बात कही आपने। सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ लग जाना। बढ़िया। सभी मित्र अपने हिसाब से अपने में जो भाव आ रहा है वो जरूर शेयर करें। मन सा करना, ओके, मन में जो है वो करना। प्रियंका जी कह रही है लगन से कार्य करना, और बहुत अच्छा, पूरी लगन से कार्य करना। सुनीता जी, कर्तव्य से करे कार्य को करना और सफल होना। ओके, बढ़िया। रश्मि जी, चलिए, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं फोकस। बहुत अच्छा आयुषी जी, फोकस रखना, ध्यानस्थ हो जाना। दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव को हम निष्ठा कहते हैं। तो कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने जो भी बात बताई उसमें यही बात आता है, यही भाव आता है कि दृढ़ता पूर्वक अपने कार्य के प्रति समर्पित होते रहना और करते रहना, और मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास, जिसको हम कहते हैं निष्ठा। क्यों जरूरी है निष्ठा, क्यों जरूरी है? तो प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे प्राथमिक रूप से अगर हम देखने जाए तो उनका जो समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्य और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। तो जो भी गोल आपने रखा है, अब मान लीजिए कि हम एक छोटी सी बात ले लेते हैं कि इस पर्यूषण पर्व में आपने जिस तरह से पहली बार पार्टिसिपेट किया, तो वो एक छोटा सा लक्ष्य था, आपने कभी पहले किया नहीं था, बट ये पहला मौका था, और वो मौके को आपने चुनौती के रूप में स्वीकार करके वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने अपने में जितनी भी काबिलियत थी उसको लगाकर मन से ऐसा भाव रखे कि हम इसको अच्छे से करेंगे, और आपने ये पूर्ण किया, तब जाके आज आप ग्रुप में ये सारी बातें शेयर कर पा रहे हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या सीखने को मिला, आप में क्या बदलाव आया। वो इसी के कारण हुआ है क्योंकि निष्ठा का एक छोटा सा तत्व जो था वो कार्य करते हुए आप में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी काम कर रहा था। वो भाव ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम बड़े बड़े लक्ष्य को जब हासिल करते हैं तो यही बात हमें समझ में आती है कि वो तत्व के रूप में कहीं ना कहीं हमारे हर एक कार्यों में छिपा रहता है। हमारे मानसिक रूप से जो हम कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें भी वो बात छिपी रहती है, और फिर हम एक्शन प्लान में वो सारे भाव के साथ वो सारा कार्य करते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने अच्छे से अपनी बात रखी।
मैं आगे शेयर करता हूँ। अब देखिए कि हमने मूवी देखा गीता रानी, हम सबने देखा है। आप बताइए कि आपको उनमें निष्ठा से सफलता कहाँ-कहाँ दिखी? मतलब कहाँ-कहाँ आपको उनकी कौन-कौन सी एक्शन में वो निष्ठा का तत्व जो था वो दिख रहा था? जल्दी से आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि भाई मैडम गीता रानी एक सफल कामयाब प्राचार्य बनी और जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी जीवन में, पर उन्होंने शिक्षक बनने का स्वीकार किया और उस तरह से कार्य किया कि पूरी व्यवस्था में बदलाव आ गया। तो आपको जितना भी याद है, कौन-कौन सी ऐसी उनकी जो सीन थे, कौन-कौन से ऐसे एक्शन थे जिसमें आपको वो निष्ठा दिखी? चलिए, बच्चों का अनुशासन सिखाने में बहुत अच्छा सुरभि जी। रियंका जी स्कूल में नियमों को निभाकर, हाँ, नियम बनाए भी और उन्होंने निभाए भी, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से कार्य करने की निष्ठा, एकदम ईमानदार रहते हुए उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छा विधि जी, आपको उनमें वो तत्व दिखा निष्ठा का, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने ये मूवी को देखा है और वो मूवी में से हमें बहुत कुछ ऐसी सीख मिलती है। बच्चों का दिल जीतने के लिए वो स्कूल में बच्चों के साथ नाश्ता करती है, बच्चों को सुनती है, उनके ईमानदारी और अनुशासन को निभाकर, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, निडरता से उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छा दीपा जी। तो जब भी उनके पास कोई बच्चा आता था तो उनको सुनती थी। अभिभावकों का दिल जीतना, अभिभावकों को समझाना कि ये शाला एक मंदिर की तरह है, जैसे मंदिर में दान देते हैं वैसे शाला में भी आप देंगे तो आपके बच्चों का भविष्य। तो हर एक कार्य में अगर आप देखोगे मूवी में तो वो एक निष्ठा कहीं ना कहीं उनके हर एक भाव कार्य में रहती है। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से काम करना आयुषी जी। तो ये अब हम वापिस इस मूवी को देखेंगे तो आप जरूर देख पाएंगे कि ये निष्ठा किस तरह से उनके हर एक एक्शन में काम कर रही है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जरूर आप दूसरी बार इस मूवी को देखें, ठीक है? तो इससे आपको पता चलेगी कि निष्ठा कहाँ कहाँ दिख रही है, कैसे कैसे कार्यों में, और वो कार्यों को चुनौती के रूप में है। ऐसा तो था नहीं कि कार्य बहुत आसान था, कितनी समस्याएं थी। वो सारी समस्याओं को निपटाने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपने आप को तलवार की धार पे रखकर सारे कार्य किए और हर एक कार्य में वो निष्ठा छलक रही थी, तो वो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारे सत्र के बाद आप इस मूवी को भी वापस जरूर देख सकते हैं। चलिए, बढ़िया, आप लोगों ने शेयर किया। अभी 2 शेयरिंग और भी आए हैं क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहती थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आयुषी जी, अदिति जी कह रही है स्कूल के स्टाफ और बच्चों के प्रति, बहुत अच्छा। सुनीता जी, अनुशासन में रहकर सभी कार्य किए तथा निडर होकर कार्य किए, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को मूवी अभी भी याद है, अच्छी बात है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय के लिए काम करेंगे उनको गीता रानी हमेशा प्रेरित करती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने, तो इसको हम समझते हैं कि छोटे छोटे एक्शन प्लान लेते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो निष्ठावान लोग प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, मतलब क्रम में जुड़ गया। नीरज जी म्यूट कीजिए। हाँ, निष्ठावान लोग प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, मतलब क्या कि हर एक कमिटमेंट जो अपने जीवन में लेते हैं, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो अपने कार्य के लिए हो, चाहे वो अपने लक्ष्य के लिए हो, जहां जहां पे छोटे छोटे कमिटमेंट भी होते हैं ना, वो उसको निभाते रहते हैं। और जिनको भी वचन देते हैं वो निभाते हैं, अपने कार्य पूरे करते हैं, वो लक्ष्य को हासिल करते हैं, चाहे वो जितना भी छोटा हो। जैसे कि पर्युषण पर्व को चुनौती के रूप में लेना, तो हम में से कई सारे लोगों ने लिया और वो चुनौती को पूर्ण किया और हमने देखा कि हम उसमें अच्छा कर पाए, सफल हो पाए, हमें अपने में बदलाव दिखा। तो वो एक छोटा सा कमिटमेंट था। ऐसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य है जिसमें हम छोटे छोटे कमिटमेंट ले और उसको पूर्ण करें, तो इससे हमारी निष्ठा भी बढ़ती है और हम बड़े लक्ष्य को भी तय कर पाते हैं। तो ये हमें जरूर अपने जीवन में देखना है और करना है। दूसरा, निष्ठावान लोग जो है ना वो बहुत उत्साहित होते हैं। तो देखो, आप एक चीज समझिए कि जो कार्य, जो लक्ष्य आप पूरा करते हैं, उसके बाद जब आप किसी को बताते हैं ना, तो वो एहसास जो होता है ना वो एकदम अलग होता है। मैं आज देख पाया था कि आप लोग जब अपने
पर्यूषण पर्व के अवसर के बारे में बता रहे थे तो कितनी खुशी झलक रही थी, कितना बोलने का मन कर रहा था, कितनी एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छा एहसास हमारे अंदर चल रहा था कि हमने कितना बढ़िया काम किया, हमने अपने आप को नए रूप में पाया। तो ये उत्साह जो है ना वो और आगे बढ़ाता है। तो निष्ठावान लोग जो होते हैं वो अपने कार्य के प्रति समर्पित भी रहते हैं और उत्साहित रहते हैं। मतलब उत्साह उत्साह क्या होता है पता है? जैसे गाड़ी हमारी तभी चलती है जब हम उसमें पेट्रोल भरते हैं। तो जीवन में लक्ष्य और आगे बढ़ने की जो बात है ना वो उत्साह नाम का पेट्रोल करता है। तो जब तक हमारे अंदर उत्साह बना रहता है ना, हम नए नए कार्य करते रहते हैं, नई नई चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता दिखाते हैं और सीखते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि निष्ठावान लोग जो है वो उत्साहित रहते हैं और वो उत्साह मैं आप में से कई लोगों में देख पाता हूँ। दूसरा कि वो प्रेरणादायी होते हैं, तो वो भी एकदम सत्य है, क्योंकि जो निष्ठावान होते हैं, जैसे कि अभी हमने 2 वीडियो देखे, एक सचिन जी की बात की प्रियंका जी ने, एक अब्राहम लिंकन जी की बात की रश्मि जी ने। तो हम देख पाए कि ये व्यक्ति अब लेजेंड बन गए हैं, मतलब दंत कथा स्वरूप बन गए हैं और पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। बट ये जब बच्चे थे तब उनको पता नहीं था कि ये इतने महान बनने वाले हैं। बट उनके कार्यों ने, उसके कार्य के प्रति लगन ने और लगन के साथ वो सारे कार्यों के लिए नियमित लगातार रूप से डटे रहे, प्रैक्टिस करते रहे और हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी और करते रहे। तो आज वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गए। और आप मान लीजिए कि वैसे ये कार्य इतना अघरा नहीं है, ये बहुत आसान है, हमें सिर्फ अपने कार्यों के प्रति फोकस रख के करते रहना है। वही है, डटे रहना दृढ़ निश्चय के साथ। तो निष्ठा यही होती है। निष्ठावान लोग योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य तय हो गया, मन में भाव आ गया, हमें उत्साह है वो भी तय हो गया, नया सीखना चाहते हैं वो भी तय हो गया, सब कुछ मानसिक रूप से हमारा तैयार है। अब हमें हमारी बुद्धि का भी उपयोग करना है, योजना बनानी है, पहले कौन सा पढ़ाओ, फिर कौन सा पढ़ाओ, फिर कौन सा पढ़ाओ। जिस तरह से हमारी ये सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला है उसमें सत्र का आयोजन किया गया है, वो भी उसी तरह से है। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने में बदलाव पाते जा रहे हैं और कुछ नया करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो आपका सीखो और सिखाओ की श्रृंखला पूरी होगी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि भाई हम मौका तो ऑलरेडी मिल चुका है कि हम अपने शौक के आधार के ऊपर अपने इस कार्य में जुड़े, अपने शौक को डेवलप करें। और फिर उसमें और एक मौका मिलता है कि भाई हम शिक्षक तो अच्छे बन गए, प्रभावी शिक्षक बन गए, अब हम प्रशिक्षक बनेंगे और बहुत सारे शिक्षकों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। तो हमें ये हमेशा तय करना है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको क्या हमने स्टेप में बांटा है, अलग अलग विभागों में बांटा है, उस तरह से हम काम कर रहे हैं। और वो काम करते करते जैसे जैसे वो लक्ष्य छोटे छोटे प्राप्त होते जाते हैं तो हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बट योजना बनानी जरूरी है, प्लानिंग करना जरूरी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। पूरा भाव तो हमारे साथ हमेशा रहता ही है। निष्ठावान लोग समायोज्य होते हैं, मतलब है ना, सब आयोजन जब करते हैं तो सारे कार्यों में वो बैलेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे लक्ष्य के लिए लगे पड़े हैं तो हम परिवार को भूल गए हैं, मित्रों को भूल गए हैं, है ना। कुछ समय के लिए हो सकता है जब हम अपने लिए प्रतिबद्ध होते हैं, बट वो पूरी जिंदगी में सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ आगे बढ़ते हैं और इसीलिए दुनिया उनका लोहा मानती है। बाकी हम देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे कई सारे, हमारे गांव में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे कि जो काफी वो आगे बढ़े हैं, बट हम देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग उनको जानते भी नहीं है, उनसे मिलते भी नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि अपने परिवार के लोगों से ही कटे हुए होते हैं, वो परिवार के लोगों के साथ भी नहीं मिल पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि समायोज्य नहीं है ना। सबको सभी दिशाओं में, सभी विभागों में वो अपना नेतृत्व प्रदान नहीं करते या अपना ध्यान नहीं दे पाते। तो ये चीज भी हमें निष्ठावान लोगों की जब हम बात करें तो ये चीज हम सब में होनी बहुत जरूरी है। और आत्मा अनुशासित होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, मतलब उनको बार बार टोकना नहीं पड़ता, बार बार कहना नहीं पड़ता, मम्मी को उठाने आना नहीं पड़ता, है ना। वो अपने आप स्वयं वो अपने सारे कार्य करते हैं और लक्ष्य को जैसे जैसे वो कार्य पूरे होते हैं तो उसको टिक लगाते जाते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और वो हमेशा सेहत के लिए भी उनको कुछ बार बार कहना नहीं पड़ता है,
फिर उनकी रोज बरोज के कार्य के लिए भी बार बार नहीं कहना पड़ता है। वो स्वयं अनुशासित होते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बनते हैं। तो हम जितने भी हमारे आसपास ऐसे निष्ठावान लोगों को देखेंगे तो इनमें ये 6 बातें आपको जरूर दिखेगी। तो हमें भी देखना है कि हम इसमें से हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम निष्ठा से लगन के साथ जुड़कर करते हैं और हमें उसमें सफलता भी मिल रही है और हम ज्यादा उत्साहित और ज्यादा आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सबको क्लियर हुआ? यस और नो चैट बॉक्स में बताएं। ओके, तो हम अपने आप को भी इस बारे में चेक करते रहे, हमारी गति कैसी है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हमारे लक्ष्यों के प्रति हमारा भाव, लगन, निष्ठा, है ना, समर्पण। बहुत अच्छा। चलिए, मैं आप सभी के आंसर भी देख पा रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये एक चित्र है, कितने लोग जानते हैं इनको? बढ़िया, तो सब लोग जानते ही है, मुझे पता है ना। तो उनका लक्ष्य क्या था? स्वाधीन भारत, देश को स्वतंत्र करना, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में। ठीक है, तो उनका लक्ष्य अलग था, उनके कार्य के प्रति उनकी निष्ठा अलग थी और वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। बचने का भी मौका था, बट वो दुनिया के लिए, देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं। खुद से उन्होंने अपनी जो अपने आप को उन्होंने सौंप दिया और अपने आप खुद उन्होंने मान लिया, मतलब जो फैसला अदालत का था वो उन्होंने मान लिया। और वो मानते थे कि जो कम सुनते हैं उनको धमाके से सुनाना पड़ता है, और ये कार्य उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में किया है। सोचिए कि हम उनकी जो एज थी वो तो अभी बहुत कम थी, वो बहुत कुछ जीवन में कर सकते थे, बट वो जो लगन थी, जो भाव था, निष्ठा थी, उसके कारण उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया, सभी युवाओं को प्रेरित किया। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद है, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आप देखिए, दोनों जो युवा थे, चाहे वो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी हो या चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, उनकी उम्र कितनी कम थी, कितनी कम उम्र में चले गए इस देश से। बट आप सोचिए कि उन्होंने जो कार्य हाथ में लिया था, उस कार्य के प्रति जिस निष्ठा से और लगन से वो जुड़े हुए होते थे, कितना बड़ा काम कर दिया। पूरी दुनिया को उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी की जब हम बात करें तो पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी सनातन परंपरा की मिसाल रख दी कि ये एक समावेशिक परंपरा है जिसमें सभी का स्वीकार किया जाता है और वहां से शांति की शुरुआत होती है। और ये बात उन्होंने 11 सितंबर को रखी थी 1893 में, वहां विश्व धर्म परिषद में। और आप सोचिए कि वो बात उस समय के उन धर्म परिषद के दूसरे धर्म के बड़े बड़े लोगों ने सुना, उनको उनके लिए बहुत सारी तालियां बजी और बहुत अच्छे से उनका स्वीकार किया गया। बहुत जगह उनका प्रवचन हुआ, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और पूरे विश्व में इसकी बात फैलने लगी। और आप देखिए कि 9/11 ही था जब वो दो प्लेन जो थे, वो प्लेन दो बड़े टावर से टकराए थे। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो शांति की बात करता है उसका तरीका अलग है, और अगर उसके पथ पे चलते हैं तो विश्व में शांति होती है। बट वो जो बात उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी थी, आज भी वो उतनी ही प्रस्तुत है और इसीलिए दुनिया उनको मान रही है। अब इनके पास क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश सर्वोच्च रहे, मेरे देश के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मेरे देश के लोग समृद्ध हो
और उनके जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आए कि वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सके। यही सोच थी, बट उनके तरीके अलग थे, बट निष्ठा एक थी, प्रामाणिकता थी, समर्पण भाव था, और वो कुछ कर गुजरने का एक जज्बा था, और वो कर पाए। तो ये हम इन दोनों व्यक्तियों से सीख सकते हैं कि कर्तव्य बोध, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक शिक्षक जो होता है ना, वो शिक्षक का काम क्या है, सामने शाला में जो 40-50 बच्चे बैठे हैं ना, उनके दिल को इतना तरबतर कर देना है, उतने भाव से जोड़ लेना है कि वो शिक्षा के द्वारा अपने अंदर की जो दृष्टि है उसको बदल सके, उसको खिला सके, अपने में एक नया व्यक्तित्व देख सके, जीवन को समझ सके। और शिक्षक ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, और अगर निष्ठावान शिक्षक है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम एक कहानी कहते हैं दशरथ माझी की। दशरथ माझी, ये इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी। आप देखिए कि वो अपनी पत्नी को इतना चाहते थे, और उनका काम था पत्थर को तोड़ने का। और हुआ ये कि जब उनकी पत्नी उनको जो दोपहर में खाना लेके आते हैं, तो वो खाना देने जाती है और पत्थर से गिर पड़ती है। और उस समय वो पहाड़ पे थे, तो पहाड़ से शहर तक ले जाना बहुत मुश्किल था, फिर भी वो लेकर गए, बट वो बच नहीं पाई, और वो उनका देहांत हो गया। बट ये एक घटना ने उनको गांव के सारे लोगों की स्वास्थ्य की जो तकलीफें है उसके लिए उनको मन से एकदम विचलित कर दिया, और उन्होंने तय किया और पूरे पहाड़ को काट डाला। 22 साल तक रोज वो पहाड़ तोड़ते रहे, रोज पहाड़ तोड़ते रहे। लोग उनको पागल कहने लगे, धूनी कहने लगे, बावला कहने लगे, क्या क्या नहीं कहा, और फिर भी वो कार्य करते रहे, और एक ऐसी मिसाल हो गई कि 22 साल में वो पहाड़ काट के उन्होंने रास्ता बना दिया। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी एक लगन से, एक निष्ठा से, एक कार्य के प्रति पूरे समर्पण के साथ जुड़ा है, जो मतलब जो जो नुकसान उनको एक पर्वत के कारण हुआ था, जहां से वो स्वास्थ्य के लिए जा नहीं पाए, उस चीज को उन्होंने इतना गहरा चोट दिया कि उन्होंने उसको अपने लक्ष्य में बदल दिया, और वो पूरा पहाड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया। तो 70 किलोमीटर की दूरी उन्होंने सिर्फ 1 किलोमीटर कर दी। और आप गूगल पे देखोगे तो इनका मूवी भी है और इनकी पूरी कहानी भी है। इनको अवार्ड भी गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है। तो ये बात है दशरथ माझी की, जो निष्ठा है ना, जो अंदर से एक जो अपने आप को चुनौती देने की जो बात थी, जो नुकसान, मतलब वो इतनी गहरी बात थी कि वो वही व्यक्ति समझ सकता है कि ये कितना बड़ा नुकसान उनको हो गया। उनके प्यार के लिए उन्होंने जो बलिदान अपने समय का, अपनी शक्ति का दिया, और उन्होंने पूरे गांव के लिए एक नई मिसाल खड़ी कर दी। अब आप समझिए कि 22 साल पहले, तो हम अभी ये कंप्यूटर युग में, इंटरनेट युग में जी रहे हैं। उन्होंने जब ये कार्य शुरू किया होगा, उस समय इतना कुछ ज्यादा था नहीं, तो रोज कितने ताने सुनते होंगे, कितनी गर्मियां सहन की होगी, कितनी बारिश में वो भीगे होंगे, और फिर भी वो निष्ठा से लगे रहे और एक पूरा बदलाव उन्होंने कर दिया। तो ये बात है दशरथ माझी की, आप जरूर उनके बारे में पढ़े, जबरदस्त व्यक्तित्व है ये। अनपढ़ व्यक्ति, बढ़िया आयुषी जी, आपने देखी है। विधि जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, सभी को आ रही है मेरी आवाज? यस और नो? ओके, धन्यवाद। विधि जी, आप एक बार लॉग इन हो, लॉग आउट हो गए, वापिस लॉग इन कीजिए। ओके, अभी आने लगी, चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि दशरथ माझी का जो व्यक्तित्व है ना, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि एक अनपढ़ गंवार आदमी है ना, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन पढ़ने की मतलब बड़े बड़े सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती है। लक्ष्य एक बार तान लिया और उसके पीछे लगन से लग पड़े, देखिए काम कैसे होता है ना, और आगे जाके उसमें सफलता जरूर मिलती है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। धैर्य के साथ लगे रहना, तो धैर्य भी निष्ठा का ही एक भाव है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीत की इच्छा रखे, हारने की नहीं। अब हम इनको तो जानते हैं, इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात ये थी कि उनको
स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि ये बच्चा कुछ ज्यादा करेगा नहीं, इसमें कुछ छुपा नहीं है और ये बहुत परेशान करता है, तो आप इनको घर पे ही रखें। उनकी माँ को ये सुनकर बहुत आघात लगा था और उनकी माँ ने ये चुनौती के रूप में लिया और थॉमस अल्वा एडिसन की बहुत अच्छी, छोटे थॉमस की बहुत अच्छी परवरिश की और इस तरह से उनको काबिल बनाया। देखो माँ का काम क्या है, माँ ज्यादातर स्किल नहीं सिखाती है, बट माँ क्या करती है पता है, माँ है ना बच्चे के अंदर वो भाव भरती है, तू कर सकता है बेटा, तेरे में वो ताकत है, तेरे में वो अच्छाई है, तेरा हृदय जो है ना वो बहुत बलवान है। माँ जो करती है ना वो ये काम करती है, उसका बेस जो है ना वो तैयार करती है। और शिक्षक को भी माँ के रूप से भी देखा जाता है कि शिक्षक जो होता है ना वो माँ की तरह होता है, वो बच्चों के अंदर वो भाव को प्रेरित करता है, वो भाव भरता है और फिर बच्चे जब भी मौका मिलते हैं ना तो वो भाव से करके दिखा देते हैं। तो शिक्षक का कार्य ये होता है जो थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने किया और फिर इतने आविष्कार किए, उनके नाम पे इतनी सारी पेटेंट है ना, और उनका नाम आज भी बहुत सम्मान से और एक लिविंग, एक लेजेंड के रूप में लिया जाता है। आज मैं और हम सब बात कर पा रहे हैं उनकी जो जो है ना, एक एक लाइट जो है, एक बल्ब जो है, एक छोटी सी झोपड़ी में एक बल्ब आ जाना, आप समझ सकते हैं कि वो अंधकारमय जीवन से उजाले की तरफ का एहसास क्या होता है और वो कार्य उन्होंने किया है। हम आज भी हम जब देखते हैं कि हमारे गांव में जब लाइट नहीं रहती है, अंधेरा छा जाता है और रात होती है, तो कैसा महसूस होता है। और आप सोचिए कि वो अंधेरे को प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने बल्ब की शोध की और वो बल्ब ने कितना बड़ा काम कर लिया, है ना। तो जब भी घर में बत्ती बुझती है, अंधेरा हो जाता है और जब लाइट आती है ना, तो उनको याद जरूर कीजिए कि ये थॉमस जी का कमाल है। अगर वो ये उस समय वो ये नहीं करते, हो सकता है उसके बाद भी कोई कर लेता, बट सबसे पहले इन्होंने किया और वो आविष्कार पूरी दुनिया के लिए वरदान के रूप में साबित हो गया। और हम जानते हैं कि हमारे देश में भी 18,000 गांव 2014 तक तो ऐसे थे कि वहां पे बत्ती पहुंची ही नहीं थी, बिजली ही नहीं पहुंची थी। बट एक सन्ने है ना, एक निष्ठा के साथ लगे हुए व्यक्ति के सोच ने ये कार्य को भी पूरा कर लिया और वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई और आज वो प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत भी कर रहे हैं। रात को वो मुश्किलों का सामना आप कम करने लगे। होता है, ऐसा नहीं, आपके वहां भी लाइट चली जाती है, हमें पता है, पर वो लाइट के जाने और आने में जो बीच का जो समय होता है ना, वो समय हम किस तरह से काटते हैं और जब ये लाइट आ जाती है तो कैसा बदलाव महसूस होता है, वो एक बड़ी बात है। दूसरी हम बात करते हैं हम मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहन जब छोटा था ना बहुत शर्मीला था। वो स्कूल से जैसे ही स्कूल खुलती ना, मतलब स्कूल छूटती तो भाग के वो घर जाते, वो बीच में रास्ते में किसी से बात नहीं करते थे और बहुत शर्मीले थे। और ऐसा है कि उनका बचपन ऐसा था ना कि वो जब उनकी आत्मकथा पढ़ी तो हमें पता चला कि इतना शर्मीला इंसान और इतना बड़ा जबरदस्त काम कर गया, कैसे हो सकता है ये। बट यही है कि उनकी जो सीखने की लगन थी और फिर हर एक कार्य में वो देखते थे, सारे जो संस्कार थे वो बचपन में आए थे। यानी उनका बचपन भी ऐसा ही था जो उनके माँ के संस्कारों ने उनको दिया था। आपको पता होगा कि उनकी माँ है ना बहुत कठिन व्रत करती, मतलब ऐसे व्रत करती थी कि वो कहती थी कि जब तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होंगे ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब आप सोच लीजिए कि आषाढ़ और श्रावण जब होता है तो बादल तो कितने दिन तक रहते हैं घने, अब उसमें वो सूर्य नारायण का दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मोहनदास ऐसा लिखते हैं कि वो घर के बाहर बैठे रहते थे और आकाश की ओर ताकते रहते थे कि कब सूर्य दिखे और वो अपनी माँ को जाके बताए कि माँ जल्दी आओ, सूर्य नारायण आ गए, आप दर्शन कर लो और खा लो। और जब माँ को वो कहने जाते थे और माँ जब बाहर आती थी तब तक वापिस बादल छा जाते थे। तो ऐसा कई बार होता था। बट वो माँ से ये सीखे कि माँ ने जो कठिन व्रत उपवास के किए, वो उपवास उनके लिए आगे जाके सत्याग्रह में हथियार बन गया और पूरी निष्ठा से देश को खड़ा करने के लिए, देश के युवाओं को, देश के लोगों को खड़ा करने के लिए, अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने ये सारे प्रयोग किए। बट ये सारे संस्कार जो है ना
वो बचपन में उन्होंने मिले थे उनकी माँ के द्वारा। तो ये हमें समझना होगा कि हर एक व्यक्ति जो निष्ठा से सफल होता है ना, उनका बचपन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहता है और जबरदस्त काम उस बचपन में होता है। तो बच्चों के साथ जो भी हरकतें बचपन में हो रही है ना, उसको हम मामूली कभी ना समझे। हमें पता नहीं रहता है कि वो हर एक बातों से, हरकतों से क्या क्या सीखते हैं, उनके मन में क्या क्या इंप्रेशन खड़े होते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी दुनिया को देखने का नजरिया बनाते हैं। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। और हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो महान बनने की संभावनाओं के साथ ही आता है। उसको जैसा माहौल मिलता है, जैसे परवरिश होती है, जैसे शिक्षक मिलते हैं, उस तरह से उसका रास्ता आगे जाके बनता है। ठीक है। अब तीसरी एक व्यक्तित्व है, वो है हमारे अब्दुल कलाम जी। अब आप देखिए कि शिक्षकों के लिए तो ये एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। जब वो छोटे थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, एक दिन उनके सर उनको प्लेन के बारे में बता रहे थे कि प्लेन कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है। और फिर क्लासरूम में समझा कि वो उनको सागर के किनारे ले जाते थे और पंछी जो उड़ते हैं, पक्षी, तो उनको दिखाते थे कि प्लेन कैसे काम करता है। और उस समय छोटे कलाम के मन में ऐसा मन हो गया कि वो बड़े होके फाइटर पायलट बनेंगे और प्लेन उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया था। अब देखिए कि ये जो बात है उनके जहन में वो स्कूल के दौरान बनी थी और फिर वो कार्य करते रहे और उनका जीवन आप देख ले सकते हैं। ये तीनों लोग जो मैं बात कर रहा हूँ, जीवन बहुत कठिन था, बहुत आसान नहीं था उनका जीवन। बहुत सारी चैलेंजेस थे। वो घर घर पे पेपर बांटने जाते थे अब्दुल जी। और फिर ये मौका मिला और जैसे मौका मिला वो कार्य करते रहे, बट निष्ठा से लगे रहे, छोटे छोटे कार्य को अच्छे से लगन से पूरे करते रहे। और वो कार्य को करते हुए वो अपने आगे जीवन में बढ़ते रहे। और हुआ ये कि वो हमारे राष्ट्रपति बने, है ना। राष्ट्रपति से पहले साइंटिस्ट बने इसरो में। और साइंटिस्ट होते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइलों का आविष्कार किया जो देश की अच्छे से रक्षा कर सके। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक मिसाल खड़ी कर दी। भारत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाने लगा। एक सुरक्षा के दृष्टि से हथियारों की जो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, उसमें उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवाया। फिर वो मिसाइल, है ना, उनको लोग मिसाइल मैन की तरह पहचान करने लगे कि ये मिसाइल मैन है। और फिर राष्ट्रपति का सम्मान मिला। राष्ट्रपति होते हुए पूरे देश में उन्होंने इतने सारे विद्यार्थियों के साथ बात की, विद्यार्थियों को प्रेरित किया। और आज भी उनका एक संस्थान है जो यही कार्य आज भी कर रहा है उनके जाने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति, निष्ठा के प्रति इतने समर्पित थे कि दुनिया से जाते जाते भी वो विद्यार्थियों को बात करते करते थे। मतलब आप देखिए कि उनकी जो मृत्यु आई, जो शरीर देह त्याग उन्होंने किया, वो किस तरह से किया। विद्यार्थियों को मोटिवेशन देते देते वो चले गए। स्पीकर पे बात करते करते उन्होंने देह त्याग किया। कितनी बड़ी बात, मतलब कितना समर्पण था। और ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे थे, वो चाहते हुए कर रहे थे। उनके हृदय में अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी कि उनके जीवन का जो मकसद है, जो मिशन है, वो यही है। तो निष्ठा से, सफलता से जो लोग सब काम आगे बढ़ते हैं ना, वो अपने जीवन के मिशन को ढूंढ लेते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है, कहाँ जाना है। और वो मिशन के ऊपर लग पड़ते हैं। छोटे छोटे कार्यों के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात अब्दुल कलाम जी की थी। और आखिरी में एक बात आपको कहना चाहूंगा, और वो है एक चाय वाला। ठीक है। ये चाय वाला जो था, वो चाय वाले ने इतनी कठिनाई अपने जीवन में देखी है, इतनी गरीबी उन्होंने अपने जीवन में देखी है। और वो सारी बातों से, सारी कठिनाई, सारी चैलेंजेस से वो सीखते रहे। जहां जहां मौका मिला वहां वहां अच्छे कार्य करते रहे। कई सालों तक हिमालय में चले गए, वहां हमारे जो योग साधना है वो उन्होंने सीखी। अपने आप को तैयार करते रहे और एक चाय वाले के रूप में कार्य करते करते वो आज इस देश के वड़ा प्रधान बन गए। आप जब उनकी बचपन के बारे में जानोगे तो बचपन भी इतना आसान नहीं होता है। जिसकी माँ दूसरे घरों में जाके बर्तन साफ करती है, वो बच्चे वो बच्चे के लिए कौन ज्यादा सोचता है। हमारे यहाँ भी कितने सारे लोग आते हैं जो बर्तन के काम करते हैं, हम कभी उनके बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। बट देखो कि वही बर्तन साफ करने वाली माँ का एक बच्चा अपने बल के ऊपर
कार्य करते हुए, निष्ठा से, लगन से जुड़े होते हुए वो देश का प्रधानमंत्री बना। और ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बहुत आसान था, बहुत 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 कठिन था, और आज भी वो कठिनाइयां चल ही रही है। और मैं एक बड़ा प्रधान के रूप में बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक मिसाल है कि भाई हम अपनी चैलेंजेस से, जीवन में आई हुई कठिनाइयों से सीखते रहे, लगन से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहे, लोगों का दिल जीतते रहे, कार्य करते रहे, और देश के सामने, पूरे विश्व के सामने एक ऐसी मिसाल रखे कि पूरी दुनिया देश का लोहा माने और इससे प्रेरणा ले। ठीक है, तो ये 4 ऐसी कहानियां हैं जिसको हम निष्ठा से सफलता के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से कह सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को इन 4 व्यक्तियों के बारे में जानकर, ये महान अनुभव, महान विभूतियां जो है उनके बारे में जानकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है इनकी कहानियां सुनकर आपको? ओके, सकारात्मक, बहुत अच्छा आयुषी जी। बढ़िया अमीषा जी। तो ये सारे हमें बस यही ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया यशी जी, हमें यही ध्यान में रखना है कि हम जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं वो सारे बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं, और शिक्षक जो कार्य कर सकता है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी एक बहुत, हमारे लिए अवसर भी है, चुनौती भी है, और वो जो बच्चा आगे जाके बढ़ेगा, आगे आएगा, वो आपको जरूर याद करेगा। चलिए, बहुत अच्छा रचना जी, बहुत अच्छा दीपा जी, बढ़िया। तो आपको भी इनकी कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनानी है। ठीक है, रोल मॉडल के रूप में आप उनको प्रस्थापित कर सकते हैं। आप और भी गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए, अपने बच्चों को जरूर बताइए, उनके हृदय के भाव को और समृद्ध कीजिए। वो कर सकते हैं ऐसा विश्वास उनमें जरूर डालिए। देखिए ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और वो आपके सामने मिसाल होकर खड़े रहेंगे। तो मैं आप सबको इस कार्य के लिए आह्वान भी करता हूँ, और आप ये अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है या उसको महसूस किया है, उसके बारे में अपने जीवन से सोचना है। और आपके परिवार में से कोई सदस्य हो जिससे आपको निष्ठा की सीख मिली हो और अपने जीवन में उससे सफलता प्राप्त करे, वह भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये कार्य किस तरह से करना है? एक तो मैं अपना एक अनुभव आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैं अपने मोहल्ले में रहता था, और उसमें मैं अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। उस समय मैं बहुत अच्छा खेलता था, और मुझे उसके लिए कैप्टन नियुक्त किया गया था। अब हुआ यूं कि हमारी कंपटीशन चल रही थी, और हमें 5 राउंड खेलने थे, और उसके बाद फाइनल था। तो हम देखते गए, हमें जब भी मौका मिला हम अपना बेहतर प्रदर्शन करते रहे। और फील्डिंग हो या फिर, हमारी फील्डिंग थोड़ी चुनौती भी थी, बट फील्डिंग के ऊपर भी हमने बहुत सारा काम किया। जहां बॉल, रन बचाने के लिए डाइव लगानी पड़े तो डाइव लगाई, जहां अच्छा खेलना पड़े तो अच्छा खेले, जहां दौड़ना पड़े तो हम दौड़े, और ऐसा करते रहे। और हम अंत में जब पहुंचे तो हम देख पाए कि हम फाइनल में पहुंच गए थे, और फाइनल भी हमने जीत लिया था। और वो अनुभव ऐसा यादगार रूप से हमारे मन के अंदर, जहन में बैठा हुआ है कि वो ये पूरी जो प्रक्रिया थी अंत तक जाने की, पहले से लेके अंत तक, वो इतनी बढ़िया रही कि वो ऐसा लगा कि हमने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया। मैं ये अनुभव आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं कि बच्चे भी जब इस तरह की प्रक्रिया से जुड़ते हैं और वो उसको पार करते हैं ना, तो उनमें वही भाव महसूस होता है कि हम कर सकते हैं, हम में भी वो क्षमता है, हम अपने आप को बना सकते हैं। तो हमें इस तरह के प्रयोग अपने स्कूल के बच्चों के साथ भी करने हैं। इससे वो निष्ठा भी उनको दिखेगी, और वो सफलता जब प्राप्त करेंगे तो और बेहतर करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और फिर इसी से, वो छोटे छोटे कार्यों की सिद्धि से ही वो बड़ा कार्य बनता है। तो वो बात भी हमें उनमें प्रतिष्ठित करनी है। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं। आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है, क्या महसूस किया है, अपने जीवन में से छोटे छोटे ऐसे अनुभव जो हो
वो नोट करके आपको ग्रुप में रखने हैं। ये नियत कार्य के रूप में है, तो आप जरूर अपना अनुभव शेयर करो। और मैं मानता हूं कि आप सबके जीवन में कोई ना कोई अनुभव ऐसा होगा ही जहाँ पे आपने पूरी निष्ठा से, लगन से कार्य किया हो और जिसमें सफलता मिली हो। चाहे वो आपके शौक का विषय हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो आपके समाज का कोई कार्य सहभागिता हुई हो उसका विषय, कोई भी। इवन ये पर्यूषण पर्व की हम बात करें तो उसमें भी ये जो जो बात हुई वो इसी कारण हुई। तो जरूर आप अपना अनुभव शेयर करें, आपका खुद का और परिवार के व्यक्ति का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? कौन शेयर करेगा ग्रुप में से? अपने जीवन को तराशिए, देखिए, अंदर जाइए। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आप अपनी कोचिंग में बच्चों को जरूर बताएं, और आप उनके बारे में जितना जानेंगे उतना बेहतर आप बच्चों के साथ कर पाएंगे। तो आपने चैट बॉक्स में लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये सभी, हम सभी शिक्षक मित्रों को ये कार्य करना ही है। ठीक है, और साथ में जब इन सारी मिसालों के बारे में बात करें तो आप अपने जीवन का भी एक एग्जाम्पल जरूर दें। आप भी कहीं ना कहीं बहुत सफल हुए हैं, निष्ठा के साथ आपने काम किया है। चलिए, आयुषी जैन बड़ा सागर से है, उन्होंने हैंड रेस किया है, हम उनको मौका देते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूं। आयुषी जी बताया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीरज जी, आयुषी जी को आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं। जी जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आयुषी जी, सर, निष्ठा से सफलता के लिए मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय है सागर में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था तो बहुत से जन ने कहा था कि एडमिशन नहीं होता है वहाँ आसानी से, और काफी डिमोटिवेट भी किया था कि जनरल कैटेगरी से काफी कम सीटें रहती हैं, तो ऐसे नहीं होगा किसी का भी एडमिशन। ऐसे करके बहुत क्रिटिसाइज तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि डिमोटिवेट किया था। पर फिर मैंने सोचा कि ट्राई तो करते हैं, और बल्कि मुझे खुद पे पूरा विश्वास था कि मैं एडमिशन अपना लूंगी। मुझे एक सीट चाहिए, और किसी से ना तो कोई ईर्ष्या है ना तो कोई होड़ है। बस अपना एक फोकस किया, और नित्य मैं रोज सुबह अपनी प्रिपरेशन करती थी, सिर्फ 1 घंटा देती थी। और ऐसा मैंने सिर्फ 1 महीने किया, और मेरा एडमिशन बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत बढ़िया आयुषी जी। तो वो अनुभव आपको आज भी आपके अंदर समाया हुआ है, और वो आपने प्राप्त किया, वो एहसास भी आपको है। बहुत यस अच्छा। सर। और फिर मैंने ना एक ही फॉर्म भरा था, और दूसरा मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतना दृढ़ विश्वास था अपने ऊपर। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगी कि अपने ऊपर भरोसा रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी और के ऊपर रखने से पहले। बढ़िया आयुषी जी, बहुत बढ़िया। क्या हम आयुषी जी के लिए तालियां बजा सकते हैं? है ना। और हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो भी लक्ष्य हमने हासिल किए हैं उसका अनुभव होता ही है, और उसमें हम वो निष्ठा भी देख पा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों में भी हम ये बात देख पा रहे हैं। कोई अपने परिवार के व्यक्ति का भी एग्जाम्पल शेयर कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट कौन करेगा? हाँ, रश्मि जी बोलिए। सर, जैसे कि मैंने पापा से जाना कि उनकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स थे, और उनको पढ़ाई में मतलब बहुत परेशानी जाती थी। वो लोग 5 भाई और 2 बहन थे, तो वो पढ़ाई चीज को लेके थोड़ा सा परेशान रहते थे कि कैसे पढ़ाई की जाए। और उस जमाने में जब पापा लोगों के टाइम पे तो ये रहता था कि अगर कमा लेंगे तो खा लेंगे। और फैमिली थोड़ा मतलब ऐसा था कि पापा लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो पापा ने बताया कि उनने कैसे दादाजी की हेल्प की। मतलब दादाजी गांव जाके दुकान लगाते थे, पापा घर पे रह के दुकान लगाते थे। और दादी की तबीयत थोड़ा सा खराब रहती थी, तो उनका भी ध्यान रखना, साथ ही साथ पढ़ाई करना। तो उनने उनकी 8th में बैक आई। उस टाइम में उनकी 8th में बैक आई, 8वीं में। लेकिन फिर भी उनने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि हम आगे नहीं जा सकते। उनने प्राइवेट फॉर्म डाला, उसके साथ उनने अपनी 8वीं कंप्लीट की।
और साथ ही साथ उनने 11th का भी फॉर्म डाला और इलेक्ट्रॉनिक की उनने खुद की शॉप की। साथ ही साथ मतलब ऐसा था कि शॉप ऐसी थी कि कोई भी देख के हंसता था, तो पापा बोलते थे हंसने वाले हंसेंगे। उनके पापा ने समझाया, और तुम अगर करोगे तो तुम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। आज ये है, पापा ये बोलते हैं कि मैंने 550 रुपए से शॉप चालू की थी और आज ये बोलते हैं कि हम लाखों में खेल रहे हैं। तो उनके पापा का कहना ये है कि ये नहीं होता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो कहाँ खत्म कर रहे हो, आप शुरुआत करोगे आपको मतलब ऐसा है कि सफलता मिलेगी। अगर तो आपने शुरुआत नहीं की तो सफलता नहीं मिलेगी। तो पापा ने उसी के साथ साथ अपना कॉलेज भी कंप्लीट किया अपने पैसों से, क्योंकि उनके पापा का इतना मतलब नहीं था कि वो खुद कर सके। उनने खुद की बहन का, दादाजी की डेथ के बाद उन्होंने अपनी बहन की खुद से शादी की, सारा कुछ किया। बोलते जो कुछ हूँ और रहूंगा, तो वो सिर्फ मैं अपने पिताजी की मतलब एक बोले तो उनकी सफलता है, ये मेरी सफलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बढ़ाया आगे किया और एक मार्गदर्शन दिया जिसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे कार्य कर रहा हूँ। तो एक तौर पे कहा जाए तो आइडल, तो मेरे आइडल तो मेरे पापा ही हैं, जिसके साथ मैं कुछ कर पा रही हूँ और आगे बढ़ पा रही हूँ। और साथ ही साथ उन्हें इतना सेल्फ दिया कि उनका ये रहा कि वो किसी के लिए पढ़ाई के लिए किसी को भी बाहर नहीं भेजा। उनने ये बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को जाना तो खुद के द्वारा जाओ। तो हम लोगों का जितना भी जुड़ा पढ़ाई का एडमिशन का, जैसे मैं बाहर रही, सागर से अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो हम लोगों को इतना रहा कि एडमिशन रूम का उनने कुछ भी नहीं कराया। बोलते सेल्फ करो, जैसे मैंने सेल्फ आगे बढ़ा हूँ उसी तरह तुम लोग भी आगे बढ़ो। तो सर पापा से ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। बढ़िया रश्मि जी, बहुत थैंक अच्छा। यू। तो आपकी बातों से भी वो बात का एहसास होता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में वो आगे बढ़े हैं और अपना लक्ष्य हासिल किया है। चलिए हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दीप्ति जी, आपकी आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आज आप पूरे सत्र में रही है। आप मतलब सह-प्रशिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, बट आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको कहने के लिए। जी सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिनों से अटेंड भी नहीं किए हैं, करना चाहिए। सबका सुनेंगे कैसा क्या कौन बोला तो अनुभव होगा। सर मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे स्कूल जो चालू हुए हैं, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे टाइम निकाल पाऊंगी स्कूल के लिए। फिर भी अभी 7:15 बजे मैं स्कूल जाती हूँ और बीच में मैं 11 बजे आती हूँ, तो बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए खाना पीना दे करके पूरा काम करके फिर से मैं 12 बजे जाती हूँ, 4:30 बजे घर आती हूँ। लेकिन मैं सोचती थी कि कैसे लॉकडाउन में जो घर पर बैठे रहे, कैसे मैं अपना रूटीन बना पाऊंगी। यह सब मैं अपने थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ तो मैं कर पा रही हूँ। ये सब मैं एजेंसी से समृद्धि के द्वारा ही कर पा रही हूँ कि जो मन में ठान लिया वो करना ही है, तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी सर, थोड़ा सा नहीं जुकाम हुआ है इस बढ़िया। वजह से दीप्ति जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और कठिन समय में भी हम हमने जो सीखा है उसके प्रति हमारा लगाव रहता है, उस प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों के लिए प्रेरणा का माध्यम भी बन रही है। अंत में हम नीरज जी आपको इनवाइट करते हैं, आप अपनी बात सभी शिक्षक मित्रों के सामने रखें और फिर हम जी बिल्कुल सर। जैसा कि आज जो अपना सेशन था निष्ठा से सफलता, तो निष्ठा से सफलता कैसे हासिल की जाए, कैसे प्राप्त की जाए, आज की सेशन में आप सभी ने अपने विचारों के माध्यम से बताया। आपने कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जहाँ से कार्य के प्रति निष्ठा को धारण करते हुए एक सर्वोच्च सफलता के शिखर को प्राप्त किया। इस प्रकार की प्रस्तुति आप सभी के माध्यम से सुनने को मिली है और हमें लगता है कि इसी सिद्धांत को आप सर्वोपरि मानते हुए अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को जरूर से प्राप्त करेंगे। ऐसी जैन शिक्षा समृद्धि परिवार की आप
सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए शुभकामनाएं हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि शिक्षण समापन के उपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के सुझाव फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो फीडबैक फॉर्म आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया गया है। किसी के पास यदि 1% नहीं पहुंचा हो तो पर्सनल मैसेज करके हमसे फीडबैक फॉर्म जरूर मंगाएं। और आप सभी के लिए, क्योंकि अभी आज 9 भी पूरे नहीं बजे हैं और काफ़ी सारे प्रशिक्षणार्थी रिमूव या मतलब ट्रेनिंग को मतलब छोड़ चुके हैं। हो सकता है नेट का इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें इस प्रशिक्षण सत्र की गरिमा या मर्यादा को बनाए रखना है। कहते हैं ना कि जो चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है। तो हमें इस समय की कदर करना है। ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं ना कि एक समय पहले पीसीओ चलता था, एसटीडी पीसीओ, तो उस समय जब हम कॉल करते थे ना तो दिमाग जो 2 जगह रहता था। एक तो पल्स पे रहता था और एक हम वही बात करना चाहते थे जो उचित हो। तो हमें उसी प्रकार से अपने समय की महत्ता को समझना है, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक स्वर्णिम अवसर है कि इस समय में जो अपॉर्चुनिटी जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से आप सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष मिली है, उसका आप भरपूर उपयोग करें। हमारे प्रशिक्षक से यदि कोई आपकी जिज्ञासा है तो निसंकोच आप उनसे पूछें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप सफल व्यक्ति बने। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, आप अपने लक्ष्य को निश्चित प्राप्त करें। और समय हो चुका है। महावीर वंदना के साथ मैं आज के प्रशिक्षण सत्र का समापन करूंगा। मैं सर से अनुरोध करता हूँ। जी, मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियाँ हमारी स्क्रीन पर शो हो चुकी हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथ को जोड़ लेंगे और मेरी भावना की 4 पंक्तियों का वाचन आप संयुक्त तौर पर करेंगे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बन कर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करें। मस्तु स्वरूप विचार खुशी से सभी दुख संकट सहा करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। जी, मेरी भावना की इन 4 पंक्तियों का आत्मसात करते हुए मैं अपने प्रशिक्षक से अनुमति चाहूंगा कि आज के प्रशिक्षण सत्र का समापन हो और हम सभी पुनः आपसे अगले सप्ताह रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सर म्यूट है आप।
सभी को जय जिनेंद्र, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल सभी लोग रखें, परिवार में और खुद का। धन्यवाद।